Hey guys, I hope all of you are doing absolutely all right. My name is Pankaj and I welcome you all to the analysis of CAT 2024 Slot 2. एंड यहाँ पर भी जैसे हमने स्लॉट वन का एनालिसिस किया था एग्जैक्टली क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस हम लोग करते हुए चलेंगे अलॉन्ग विद इट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो इनकरेक्ट ऑप्शंस है वो क्यों इनकरेक्ट है एंड क्यों वो ऑप्शंस जो थे वो आंसर्स नहीं होने चाहिए थे एंड इस वाले स्लॉट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी हमें पैराजम्बल्स जो थे वो मिसिंग पैराजम्बल्स वर कंप्लीटली मिसिंग एज you know it was the case with slot 1. So instead of parajumbles आपके पास यहाँ पर भी odd one out questions थे जो काफ़ी टाइम बाद appear हुए on CAT. Right. Passages की बात करें तो passages कह सकते हो कि थोड़े से tricky रहे. एक दो passages tricky रहे and जो बचे हुए दो passages थे वो थोड़े से easy to read थे. So हम लोग हमारा analysis begin करते हैं and उसके बाद फिर आगे ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे. सो अगर हम लोग ये पैसेज देखें, दिस वाज प्रीटी सिंपल टू रीड. यहाँ पे बोल रहा है कि मतलब बेसिकली यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है ऑथर का बताने का वो ये है कि इंडस्ट्रियल एडवांसेस के कुछ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे. राइट. सो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस पैसेज को डिस्कस कर रहे हैं. यहाँ पे फर्स्ट फ्यू लाइंस में वो बोल रहा है टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल एडवांसेस जो हैं दे ऑफन लीड टू अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस सम ऑफ विच आर बेनिफिशियल, जैसे प्रिंटिंग प्रेस की बात हुई थी वहाँ पे, वाइल अदर्स आर हार्मफुल और अनप्रेडिक्टेबल. ठीक है, जो हमने आगे क्लाइमेट चेंज के फॉर्म में देखा था. बोल रहा है these secondary effects can cross domains. For instance, industrial inventions like air conditioning can reshape demographics and urban development. उसी का ही एग्जाम्पल उसने आपको यूएस में लास वेगस का दिया था कि भाई इनिशियली जब एयर कंडीशनिंग लॉन्च हुआ था तो वो किसके लिए था, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए था. लेकिन बाद में इसी को ही रीशेप किया गया, डोमेन क्रॉस हुआ एंड हमें लास वेगस और ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिली. विलिस कैरियर का ये एग्जाम्पल आपको दिया हुआ था. आगे वो बोल रहा है इनोवेशंस आर समटाइम्स रीपर्पस इन अनएक्सपेक्टेड वेज बाय कंज्यूमर्स. जैसे एडिसन का जो फोनोग्राफ था, इट इवॉल्व इनटू मीडियम फॉर म्यूजिक. वो इट एक्चुअली टर्न आउट टू बी मीडियम फॉर म्यूजिक. वहाँ पे लोग जो थे वो उसको रिकॉर्ड कर सकते थे. आगे वो यही बोल रहा है द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल अनइंटेंडेड इफेक्ट इन मॉडर्न हिस्ट्री इज क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ये भी एक इनोवेशन का ही अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस था, हाउएवर harmful consequence. Right. No early inventor intended this, but it resulted from cumulative industrial activity. क्योंकि ऑथर ने कह रखा है कि आप किसी से भी वहाँ पे पूछो तो कोई भी इन्वेंटर ये नहीं बोलेगा दैट माई इन्वेंशन शुड टर्न आउट टू बी दिस और शुड टर्न आउट इन दिस मैनर, जहाँ पे वो एनवायरनमेंट को हार्म करेगा. तो किसी ने भी ऐसा सोचा नहीं था, बट फिर भी इट टर्न आउट टू बी हार्मफुल फॉर आवर climate. Some harmful consequences like those from leaded fuel and freon were recognized sooner than others and serve as precedents for future risks from small scale but globally impactful innovations. So कुछ चीज़ें जैसे इथाइल जो कि लीडेड फ्यूल में होता है, फ्रियॉन जो है उनके हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस बहुत जल्दी जान गए थे एंड ये प्रेसिडेंट्स है, ये एग्जाम्पल्स हैं फॉर फ्यूचर रिस्क फ्रॉम स्मॉल स्केल बट ग्लोबली इम्पैक्टफुल इनोवेशंस. एंड लास्ट में पैसेज बस यही सजेस्ट कर रहा है कि वो बोल रहा है कि जो इनोवेशंस है उससे फ्यूचर रिस्क कुछ हो सकते हैं फ्रॉम स्मॉल और इंडिविजुअल साइंटिफिक एडवांसेस दैट माइट प्रोड्यूस डेंजरस ग्लोबल स्केल एक्सटर्नलिटीज़. एक्सटर्नलिटीज़ के बारे में उसने यही बोला है कि बेसिकली इज इन जो ये एडवांसेस हैं, इंडस्ट्रियल एडवांसेस हैं, they are shadowed by less predictable history of unintended consequences and secondary effects, what economists sometimes call externalities. Some of those consequences are innocuous and even beneficial, बाकी के harmful होते हैं. So externalities जो हैं उसका definition क्या है, basically they are unintended consequences. So हम लोग move करते हैं towards first question. वो बोल रहा है we can assume that the author would support all of the following views except. author किसको support नहीं करेगा. The byproducts of leaded fuel rather than fuel itself were responsible for buildup of carbon related gases in atmosphere. ये आपको यहाँ पे दे रखा है. So उसने बोला
ये देखिए, innovations whose unintended consequences stem from some kind of waste byproduct that they emit. So byproducts of fuel, they were a problem rather than the fuel itself. ठीक है, सो ऑथर बिल्कुल इसके साथ अग्री करेगा, आपका आंसर नहीं होगा. इट हैज बिकम फार इजियर फॉर पीपल टुडे टू ब्रिंग आउट इनोवेशंस विद डायर वर्ल्ड वाइड कॉन्सिक्वेंसेज देन इट वाज अर्लियर. ऐसे इनोवेशंस को लेके आना जो हार्मफुल हो ज़्यादा आसान है आज एज कंपेयर टू what it was earlier. बट ऐसा तो कुछ कंपैरिजन हमको पैसेज में दे ही नहीं रखा कि हार्मफुल इनोवेशंस को आज बाहर लेके आना या फिर हार्मफुल इनोवेशंस को मतलब हार्मफुल इनोवेशंस करना आज ज़्यादा आसान है एज कंपेयर टू व्हाट इट वाज प्रीवियसली. सो हम लोग ऑप्शन बी के साथ ऑथर अग्री नहीं करेगा, ये आपका आंसर होगा. ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? वाइल टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन पास्ट हैव हैड इनोकुअस और बेनिफिशियल आउटकम्स, मोर रीसेंट एडवांसेस हैव पोटेंशियल टू बी मोर थ्रेटनिंग ग्लोबली. अगर आप पैसेज पढ़ें तो ऊपर से लेकर नीचे तक ऑथर जो है एक पॉइंट ड्राइव कर रहा है. आप लास्ट में भी अगर देखें तो ऑथर ने यही बोला कि indeed it's reasonable to see CFCs as forerunner of the kind of threat we most likely face in coming decades. So basically पास्ट की कुछ इनोवेशंस जो थे वो बेनिफिशियल थे, बट आगे आने वाले जो इनोवेशंस हैं दे माइट बी हार्मफुल और दे आर पोटेंशियली दे मे बी पोटेंशियली हार्मफुल. सो ऑथर इसके साथ बिल्कुल अग्री कर रहा है, आपका आंसर नहीं होगा. एंड डी, द एमिशंस कॉज्ड बाय लार्ज स्केल यूज ऑफ लेडेड फ्यूल ought to have been addressed earlier than they were. So सही बात है, क्लाइमेट चेंज उसकी वजह से हुआ है. एंड ऑथर डज नॉट हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, डिस्करेज करता है क्लाइमेट चेंज को ऑथर अकॉर्डिंग टू द पैसेज. एंड इसी के लिए, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कह सकते हैं कि जो लेडेड फ्यूल का जो ये लेडेड फ्यूल की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही है उन प्रॉब्लम्स को हमको पहले ही एड्रेस करना चाहिए था. तो ऑथर डेफिनेटली इसके साथ भी अग्री करेगा एंड आपका आंसर नहीं होगा. सो द करेक्ट आंसर इज बी. It all, I mean, आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो कैट में, it all depends on how well you interpret options, because options are pretty closed and बहुत nuanced होते हैं, right? Question number 2, author lists all of the following examples as externalities of major technical advances except. क्या externality नहीं है? Extension of phonograph to large scale recording of music, ये definitely एक एक्सटर्नलिटी है. ठीक है, बिल्डअप ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन एटमॉस्फेयर, वो बोल रहा है मेजर टेक्निकल एडवांसेस के लिए, मेजर टेक्निकल एडवांसेस के ये सारे के सारे एक्सटर्नलिटीज हैं. एक्सटर्नलिटीज होते क्या हैं? कॉन्सिक्वेंसेज और अनइंटेंडेड इफेक्ट्स, राइट. सो एक्सटेंशन ऑफ फोनोग्राफ टू लार्ज स्केल रिकॉर्डिंग ऑफ म्यूजिक, बिल्डअप ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बिकॉज इंडस्ट्रियल यूज के लिए था, बाद में अपन ने उसको डोमेस्टिक यूज में भी अप्लाई कर लिया. एप्लीकेशन ऑफ जेकार्ड लूम टू मॉडर्न आईटी प्रोग्रामिंग, ये भी आपको दे रखा है. कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफाइंग ऑफ फैक्ट्रीज थ्रू एयर कंडीशनिंग, ये एक्सटर्नलिटीज का एग्जांपल नहीं है क्योंकि इसी के लिए ही तो विलिस कैरियर ने एसी का डेवलपमेंट किया था. सो इट इज नॉट एन एक्सटर्नलिटी, हेंस डी शुड बी योर आंसर. बाकी तीनों एक्सटर्नलिटीज है, राइट. आगे वो बोल रहा है कैरियर, Babbage and Edison are mentioned in the passage to illustrate the author's point that Carrier, Babbage and Edison, इन तीनों को पैसेज में illustrate क्या पॉइंट देने के लिए किया गया है? इन तीनों को ये पॉइंट देने के लिए गया है that these inventors could not have visualized the eventual impact of their inventions on society, right. So वो बोल रहा है, आप अगर देखें बोल रहा है कि ऑफन टाइम्स द सेकेंडरी इफेक्ट सीम टू बिलोंग टू एन एंटायरली डिफरेंट स्फीयर ऑफ सोसाइटी. फिर उसका एग्जांपल दिया विलिस कैरियर का, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बनाया था एंड डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी उसको यूज़ कर लिया गया एंड उसका अर्बन डेवलपमेंट पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा. एंड आगे देखो, समटाइम्स द अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस कम्स अबाउट व्हेन कंज्यूमर्स यूज एन इन्वेंशन इन अ सरप्राइजिंग वे, यानी कि आपने उसको पहले एंटिसिपेट नहीं किया था. फिर एडिसन का एग्जाम्पल दिया आपको उसने, उसके बाद बैबेज का एग्जाम्पल दिया. सो अल्टीमेटली दीज इन्वेंटर्स कुड नॉट हैव विजुअलाइज्ड इवेंचुअल इम्पैक्ट ऑफ देयर इन्वेंशंस ऑन सोसाइटी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. द सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ पास्ट इन्वेंशंस मोस्टली रिजल्टेड इन क्रिएशन ऑफ न्यू इन्वेंशंस. बट ये जो एग्जाम्पल्स हैं आप अगर देखें
तो पैसेज का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं है कि पास्ट इन्वेंशंस नए इन्वेंशंस क्रिएट करते हैं। पैसेज का ऑब्जेक्टिव ये है कि पास जो इन्वेंशंस होते हैं उसके कुछ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। सो रिजल्टिंग इन न्यू इन्वेंशंस ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तो अल्टीमेटली आपका आंसर भी नहीं होगा। डिस्पाइट ओरिजिनल इंटेंशन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज वर लार्जली बेनिफिशियल। सारे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज बेनिफिशियल थे या फिर लार्जली बेनिफिशियल थे, कह नहीं सकते। एंड इन्वेंशंस टिपिकली एंड अप बीइंग यूज्ड फॉर एंटायरली डिफरेंट पर्पसेस देन इंटेंडेड वंस। यानी कि अगर इन्वेंशन होता है फॉर सम इंटेंडेड पर्पस, उसके लिए तो यूज नहीं होता, अनइंटेंडेड पर्पस के लिए यूज हो जाता है। अगेन दिस इज नॉट समथिंग दैट ऑथर हैज क्लेम्ड इन द पैसेज, इसीलिए डेल्टा आपका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कन्वेज द मेन पॉइंट ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ का मेन पॉइंट कौन सा ऑप्शन कन्वे कर रहा है? द एंटायर इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांस शुड बी इवेल्युएटेड बाय द बूस्ट इट्स सेकेंडरी इफेक्ट गिव्स टू जनरेटिंग फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। कि भाई सेकेंडरी इम्पैक्ट उसका कितना होता है टेक्नोलॉजिकल एडवांस का एंटायर इम्पैक्ट, उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर करना चाहिए। बट देन ऑथर ने ऐसा नहीं बोला कि भाई इन्वेंशन कितना इम्पैक्टफुल है उसको सेकेंडरी एस्पेक्ट या फिर सेकेंडरी यूज से इवेल्युएट करना चाहिए। ऐसा तो कहीं पे ऑथर ने पूरे पैराग्राफ में पूरे पैसेज में ही क्लेम नहीं किया, लेट अलोन बी पैराग्राफ नंबर 1। सो ए गलत। द फुल इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस कैन नॉट बी एस्टिमेटेड इन शॉर्ट रन एज रिपल इफेक्ट्स ऑफन एक्सटेंड फार बियॉन्ड द ओरिजिनल इंटेंट। ठीक है, सो आप अगर देखें तो हमने यहीं पे ही इसका देखा था। ऑफन टाइम सेकेंडरी इफेक्ट सीम्स टू बिलोंग टू एंटायरली डिफरेंट स्फीयर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, जो हमने शायद उसको एस्टिमेट ही नहीं किया था। So the full impact of technological advances cannot be estimated in short run as the ripple effects often extend far beyond the original intent। क्योंकि secondary use भी हो सकता है, इसीलिए original intent के basis पे full impact जो है हम लोग नहीं जान सकते। This is what first paragraph is arguing। C बोल रहा है it is important to judge invention not by its immediate outcomes but by holistic impact of its secondary effects। A and C although almost same बात ही बोल रहे हैं। A गलत तो ऑप्शन C गलत कि भाई फुल इम्पैक्ट जानने के लिए वो बोल रहा है कि इमीडिएट आउटकम से नहीं बट होलिस्टिक इम्पैक्ट ऑफ इट सेकेंडरी आउटकम। ठीक है, सो देखो सेकेंडरी इफेक्ट से हम लोग होलिस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ सेकेंडरी इम्पैक्ट से हम लोग इसको जान पाएंगे, ये हम लोग कह नहीं सकते। लेकिन इंटेंडेड यूज से हम लोग फुल इम्पैक्ट नहीं जान पाएंगे, ये बात बिल्कुल श्योर है। सो बी एंड सी में एक छोटा सा डिफरेंस है। बी बोल रहा है कि इंटेंडेड इफेक्ट को इवेल्युएट करके फुल इम्पैक्ट ऑफ एडवांसेस हम लोग नहीं जान पाएंगे, इनोवेशंस हम लोग नहीं जान पाएंगे। सही बात है, क्योंकि सेकेंडरी उसके अलावा कोई और यूज भी हो सकता है। लेकिन ऑप्शन सी बोल रहा है कि अगर सेकेंडरी इफेक्ट को हम लोग इवेल्युएट कर लेते हैं होलिस्टिकली तो फुल इम्पैक्ट हम लोग ये ज़रूरी है कि हम लोग किसी भी इन्वेंशन को उसके इमीडिएट आउटकम से ना इवेल्युएट करें बल्कि सेकेंडरी इफेक्ट से इवेल्युएट करें। बट ऑथर ने अगेन क्योंकि फर्स्ट आर्ग्यू नहीं किया तो सी भी आर्ग्यू नहीं किया, ये भी गलत है। डी बोल रहा है सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ मोस्ट मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन द पास्ट स्पेशली इफ दे वर अनइंटेंडेड have turned out to be beneficial। कि भाई अधिकतर इनोवेशंस के सेकेंडरी इफेक्ट्स बेनिफिशियल रहे हैं, ये गलत है। फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसा कुछ क्लेम नहीं किया हुआ। ठीक है, आई होप इट्स अंडरस्टूड। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। सो बेसिकली ये जो पैसेज है वो आपको बता रहा है कि ह्यूमंस एंड कार्निवोर में अटैक क्यों होते हैं, राइट। उसके कुछ पॉइंट्स आपको ऑथर ने यहाँ पे काउंट करवाए हैं। सो देखो मैं कुछ की आइडियाज़ आपको बता देता हूँ पैसेज के, आपको पैसेज पूरा समझ में आ जाएगा। तो ऑथर फर्स्ट फ्यू लाइंस में ये बोल रहा है दैट देयर आर मल्टीपल ड्राइवर्स व्हाई कार्निवोर ह्यूमन अटैक्स हैपन। दिस इंक्लूड नेचुरल अग्रेशन, जहाँ पे कोई एनिमल अपने यंग को प्रोटेक्ट कर रहा है, या फिर एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू ह्यूमन फूड, एंड बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में ऐसा होता है वेयर एनिमल्स सी ह्यूमंस एज प्रे एंड एनिमल्स जो है प्रेडेटर्स बन जाता है। रेयर सर्कमस्टांसेस में ऐसा भी होता है। सो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ह्यूमन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर जो है इस कॉन्फ्लिक्ट को प्रोवोक कर रहा है।
not intentionally, sometimes intentionally, sometimes unintentionally. So वो बोल रहा है कि एनिमल्स को वो फीड करते हैं या फिर दे ट्राई टू टेक क्लोज अप फोटोज और दे लीव चिल्ड्रन एंड डॉग्स अनअटेंडेड, एंड उस चक्कर में जो ह्यूमन कार्निवोर कॉन्फ्लिक्ट है या फिर जो अटैक है वो होते हैं. These actions can habituate animals to humans and increase risks. होता क्या है, when you keep feeding animals, so somehow that fear that these animals have for humans वो vanish हो जाता है. They become habituated to humans and उसके बाद फिर ये attacks जो है वो common हो जाते हैं. Habituation to human presence and food sources makes carnivore less fearful and more prone to conflict, often resulting in animal being euthanized. And उसके बाद फिर एनिमल को यूथनाइज करना पड़ता है. ऑथर ने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, अ बेयर फेड इज अ बेयर डेड. वाई? बिकॉज फिर उसको यूथनाइज करना पड़ता है. मैनी अटैक्स आर प्रिवेंटेबल. Studies suggest 50% of incidents could be avoided with more cautious human behavior. अगर human behavior जो है वो अपना थोड़ा सा करेक्ट कर ले तो 50% अटैक्स तो वैसे भी कम हो जाएंगे, राइट? एंड आगे वो बोल रहा है क्लाइमेट चेंज में exacerbate conflicts as resource scarcity leads to increased overlap between human and carnivore activity zones. ठीक है. लास्ट में वो यही बोल रहा है, लो इनकम रूरल एरियाज इन ग्लोबल साउथ फेस हायर रिस्क्स ड्यू टू इंटरस्पर्शन ऑफ ह्यूमन एंड कार्निवोर हैबिटेट्स. सो जो लो इनकम एरियाज हैं वहाँ पे ह्यूमन एंड कार्निवोर हैबिटेट्स जो हैं वो इंटरस्पर्स्ड होते हैं, विच इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ एनकाउंटर्स. सो ये आपको पैसेज दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें. अकॉर्डिंग टू पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज वुड मोस्ट लाइकली एग्जैसरबेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन कार्निवोर इम्पैक्ट या फिर ह्यूमन कार्निवोर कॉन्फ्लिक्ट. देखो, implementing food waste management strategies to prevent wild animals being attacked to human food resources, क्या इससे conflict exacerbate होगा? नहीं. फूड वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज अगर अपन इम्प्लीमेंट करेंगे सो डेफिनेटली हम लोग फूड एनिमल्स के लिए नहीं छोड़ेंगे, उसको प्रॉपरली उसका वेस्ट डिस्पोजल होगा. सो वेस्ट डिस्पोजल होगा तो एनिमल्स के रीच में नहीं होगा एंड समहाउ वो कॉन्फ्लिक्ट कम करेगा, ना कि एग्जैसरबेट करेगा. दिस कैन नॉट बी योर आंसर. एड्रेसिंग इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर वाइल्ड लाइफ, क्योंकि बोल रखा है कि क्लाइमेट चेंज भी एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं. सो एड्रेसिंग इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर वाइल्ड लाइफ, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से रिसोर्सेज स्कैर्स होते जा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. सो क्लाइमेट चेंज को हम लोग अगर एड्रेस करेंगे ताकि रिसोर्सेज फॉर वाइल्ड लाइफ बढ़ाया जा सके, सो उससे कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, तो आपका आंसर नहीं होगा. अटेम्प्टिंग टू फोटोग्राफ वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम विद इन सिक्योर्ड व्यूइंग एरियाज इन नेशनल पार्क्स एंड प्रोटेक्टेड जोन्स. सिक्योर्ड व्यूइंग एरियाज से अगर हम लोग फोटोग्राफ्स लेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट कम होगा. डी इज द आंसर. अनलीशिंग डॉग्स by pet owners in areas with known high concentration of large carnivore. Definitely human and carnivore conflict वहाँ पे बढ़ेगा because humans would chase their dogs and human carnivore conflict वहाँ पे बढ़ेगा. Next हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. So क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे बोल रहा है given the insights provided by Pentriani's research and Wilkinson's statement, which of the following conclusions can be drawn about relationship between landscape heterogeneity and human carnivore conflicts? So बोल रहा है कि लैंडस्केप हिट्रोजेनिटी और ह्यूमन कार्निवोर कॉन्फ्लिक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप हम लोग इन्फर कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं. इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट शुड बी ऑप्शन ए, द डाइवर्सिटी एंड इंटरस्पर्शन ऑफ वर्किंग लैंडस्केप्स विद कार्निवोर हैबिटेट्स इन रूरल एरियाज increase the statistical probability of encounters between humans and carnivores. लास्ट में आपको ये विल्किंसन ने एंड दिस गाय पेंटेरियानी ने आपको बताया था कि ग्लोबल साउथ में जो इनका हैबिटेट होता है कार्निवोर्स का एंड ह्यूमंस का, दैट्स इंटरस्पर्स्ड एंड उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं. सो डाइवर्सिटी एंड इंटरस्पर्शन ऑफ वर्किंग लैंडस्केप्स विद कार्निवोर हैबिटेट्स increase statistical probability. So A should be your answer. B बोल रहे homogeneous landscapes with uniform agricultural practices are more likely to experience high rates of human carnivore conflicts. लेकिन अगर landscapes homogeneous हैं, यानी कि अगर humans है तो carnivore नहीं है, carnivore है तो human नहीं है, तो वहाँ पे तो probability कम होनी चाहिए. So this cannot be your answer.
Low income countries with vast contiguous wilderness areas are less prone to human carnivore conflicts because these areas lack human presence. ऑथर ने अलग चीज बोल रखी है, लो इनकम कंट्रीज में कार्निवोर एंड ह्यूमंस का हैबिटेट वर्किंग लैंडस्केप जो है वो इंटरस्पर्स्ड होता है, और ये तो उसका उल्टा ही बोल रहा है, सो इट कैन नॉट बी योर आंसर. लैंडस्केप हेट्रोजेनिटी है कैरेक्टराइज्ड बाय मिक्स ऑफ फार्मलैंड एंड नेचुरल हैबिटेट्स inherently reduces the chances of human carnivore conflicts. जहाँ पे हेट्रोजेनिटी होती है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस बढ़ते हैं ना कि कम होते हैं. सो ये गलत है. द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज ऑप्शन ए. I hope it's understood. Question number 7. According to the passage, what is significant factor that contributes to habituation of carnivores to human presence? What is that significant factor जो carnivores को human presence को लेके habituate करता है? So reduction in instinctive fear, क्योंकि जब डर खत्म हो जाता है कार्निवोर्स बिकम हैबिचुएटेड टू ह्यूमन प्रेजेंस. सो ये आपको पैसेज में भी दे रखा है. सो बी शुड बी योर आंसर. ए बोल रहा है इंक्रीज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज फोर्सिंग कार्निवर्स टू वेंचर आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट्स. लेकिन उसमें कॉन्फ्लिक्ट अलग तरीके का होता है, नॉट बिकॉज दे हैव बिकम हैबिचुएटेड. ठीक है, वो डरे हुए होते हैं, कभी कभार डर में भी अटैक हो सकता है, राइट. बट जब फियर खत्म हो जाता है दे बिकम हैबिचुएटेड. सो आपसे पूछ रहा है हैबिचुएशन ऑफ कार्निवोर्स टू ह्यूमन प्रेजेंस. सो इवन दो ए आपको पैसेज में दे रखा है फिर भी ये आपका आंसर नहीं होगा, बिकॉज क्वेश्चंस को लेके ये पर्टिनेंट नहीं है. ठीक है. नेचुरल अग्रेशन एग्जिबिटेड बाय कार्निवोर्स एग्जैसर्बेटेड बाय ह्यूमन इंटरफेरेंस. बट वो तो अग्रेशन है, एंड अग्रेशन कभी कभार अपने यंग वंस को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हो सकता है. सो अगेन हैबिचुएशन तो नहीं है. एंड ऑप्शन डी कह रहा है द प्रेडेटरी परसेप्शन ऑफ ह्यूमंस एज पोटेंशियल प्रे विद इन कार्निवोर्स फूड चेन. कि भाई जो परसेप्शन ऑफ ह्यूमंस एज पोटेंशियल प्रे विद इन कार्निवोर्स फूड चेन, ये तो वैसे भी बहुत रेयरली होता है. ठीक है, कि जहाँ पे एनिमल्स जो है वो ह्यूमंस को अपना प्रे मानते हैं एंड दे बिकम प्रेडेटर्स, ये तो वैसे भी बहुत रेयरली होता है. तो हैबिचुएशन का तो सवाल ही नहीं उठता है इस केस में. दैट इज व्हाई डी कैन नॉट बी योर आंसर आइदर. And question number 8. Which of the following statements, if false, would be consistent with concerns raised in the passage regarding drivers of carnivore human conflicts? बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट अगर फॉल्स होगा तो वो पैसेज के अकॉर्डिंग इनकंसिस्टेंट होगा, inconsistent with concerns raised in the passage regarding drivers of carnivore human conflicts. So A बोल रहा है carnivore lose their instinctive fear of humans when consistently exposed to human food sources. ये तो आपको सीधा सीधा पैसेज में दे ही रखा है. सो इनकंसिस्टेंट नहीं है, इसीलिए आपका आंसर नहीं है. ह्यूमन एफर्ट्स टू अवॉइड रिस्की बिहेवियर्स अराउंड लार्ज कार्निवोर्स हैव प्रूवन इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट इंसिडेंट्स. पैसेज में आपको बता रखा है कि फोटोग्राफ्स जो है वो कभी कभार ह्यूमंस पास में से ले लेते हैं तो अटैक होने के चांसेस होते हैं. सो अगर ह्यूमन एफर्ट्स अवॉइड करेंगे तो वो इफेक्टिव होगा इन रिड्यूसिंग ह्यूमन कार्निवोर अटैक, राइट. सो अकॉर्डिंग टू पैसेज कंसिस्टेंट है, आपका आंसर नहीं होगा. क्लाइमेट चेंज हैज हैड नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्निवोर ह्यूमन इंटरेक्शंस. पैसेज में दे रखा है कि क्लाइमेट चेंज के वजह से अटैक्स हो रहे हैं, वो एक रीजन आपको दे रखा है. सो और ये बोल रहा है कि क्लाइमेट चेंज का नेग्लिजिबल इफेक्ट है, तो दिस इज इनकंसिस्टेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हेंस योर आंसर. एंड ऑप्शन डी कह रहा है प्रेडेटरी अटैक्स by carnivores are a common occurrence and have steadily increased over past few decades. तभी तो हम लोग इस पैसेज के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई कार्निवोर एंड ह्यूमंस का अटैक क्यों होता है, और उसके कुछ रीजंस दे रखे हैं, यानी कि अटैक्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली अकर हो रहे होंगे. सो अकॉर्डिंग टू पैसेज ये कंसिस्टेंट है एंड आपका आंसर नहीं होगा. ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 इज अबाउट ऑड वन आउट. सो रूल्स तो यहाँ पे पैराजम्बल्स के ही लगेंगे. ठीक है, क्योंकि हमें कुछ एक कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना है एंड उसके बाद वहाँ पे हम एक डिसकंटिन्यूड आइडिया जो है वो ढूंढेंगे. ठीक है. सो आप अगर देखें फर्स्ट बोल रहा है नो नोन रियल रिसर्चर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर वुड से जेंडर इज ऑल नेचर और ऑल नर्चर. कोई भी रिसर्चर ह्यूमन बिहेवियर के लिए ह्यूमन बिहेवियर का जो रिसर्चर है वो ये नहीं बोल सकता कि जेंडर नेचुरल है या फिर अपब्रिंगिंग जैसी होती है, सोसाइटी जैसा बिहेव करती है,
और इट्स अ फैक्टर ऑफ सोसाइटी. ठीक है, आगे वो बोल रहा था एविडेंस फॉर बायोलॉजिकल बेसिस फॉर जेंडर सर्टेनली डजंट मीन वी शुड बी कॉम्प्लेसेंट इन द फेस ऑफ सेक्सिज्म. सो ये दोनों तो अभी रिलेटेड नहीं लग रहे हैं. ठीक है, एविडेंस ऑफ बायोलॉजिकल बेसिस फॉर जेंडर सर्टेनली डजंट मीन, यहाँ पे तो वो बोल रहा है कि कोई रियल रिसर्चर ये नहीं बोल सकता कि जेंडर इज नेचुरल और अ फैक्टर ऑफ सोसाइटी. और यहाँ पे बोल रहा है एविडेंस ऑफ बायोलॉजिकल बेसिस फॉर जेंडर सर्टेनली डजंट मीन वी शुड बी कॉम्प्लेसेंट इन द फेस ऑफ सेक्सिज्म. ठीक है, सो यहाँ पे ये इससे रिलेटेड नहीं है. मैनी पीपल आर अनकंफर्टेबल विद द आइडिया दैट जेंडर इज नॉट प्योरली अ सोशल कंस्ट्रक्ट. Despite this empirical truth, researchers who study biological basis of gender often face political pushback. And there is a pushback for gender to be only a reflection of social factors and so entirely malleable. आप अगर देखें तो वन बोल रहा है कि कोई रियल रिसर्चर जो है वो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ये नहीं बोलेगा दैट जेंडर इज ह्यूमन बिहेवियर का जो रिसर्चर है वो ये नहीं बोलेगा कि जेंडर इज ऑल नेचुरल और अ फैक्टर ऑफ सोसाइटी. ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है despite this empirical truth, researchers who study biological basis for gender often face political pushback. So ये एक आपको ट्रूथ बता रहा है. एंड वो बोल रहा है कि रिसर्चर्स जो हैं, तो यहाँ पे रिसर्चर की बात हो रही है, यहाँ पर भी रिसर्चर की बात हो रही है, तो 1 and 4 ये लिंक्ड है. ठीक है, एंड वो बोल रहा है कि जो भी रिसर्चर जो जेंडर को स्टडी करता है दे फेस पॉलिटिकल पुशबैक. व्हाई? देयर इज पॉलिटिकल प्रेफरेंस फॉर जेंडर टू बी ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल फैक्टर्स एंड सो एंटायरली मैलिएबल. पॉलिटिक्स में जेंडर को सोशल फैक्टर की तरह दिखाया जाता है एंड कहा जाता है कि जेंडर इज मैलिएबल. राइट, सोशल फैक्टर्स की वजह से वो चेंज होता रहता है कि ये फेमिनिन है, ये मैस्कुलिन है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होती है. देखिए, सेक्स एंड जेंडर ये दोनों बातें अलग अलग है. जेंडर की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग चीज़ों को डिवाइड करते हैं in terms of what is considered masculine, what is considered feminine, right? And जब हम लोग सेक्स की बात करते हैं तो ये बेसिकली बायोलॉजिकल ओरिजिन होता है. इट्स आइदर मेल और फीमेल, ये फिक्स होता है. एंड पॉलिटिशियंस चाहते हैं कि जेंडर जो है वो सोसाइटी का फैक्टर मान के प्रेजेंट किया जाए एंड ये कहा जाए कि चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती, कभी कुछ चीज़ जो मैस्कुलिन थी आज वो फेमिनिन भी हो सकती है. राइट, सो आप देखें 1, 4, 5 यहाँ पे तीनों में एक लिंक मिल रहा है. मैनी पीपल आर अनकंफर्टेबल विद द आइडिया दैट जेंडर इज नॉट प्योरली सोशल कंस्ट्रक्ट. ये भी इसी की ही बात कर रहा है. बट ऑप्शन 2 बोल रहा है एविडेंस ऑफ बायोलॉजिकल बेसिस फॉर जेंडर सर्टेनली डजंट मीन वी शुड बी कॉम्प्लेसेंट. बट अगर आप पढ़ें तो रियलिटी में जेंडर जो है जेंडर को सेक्सिज्म के फेस में देखा जाना चाहिए या नहीं देखा जाना चाहिए वो आइडिया में डिस्कस ही नहीं हुआ. ठीक है, एंड क्या जेंडर को बायोलॉजिकल बेसिस पे प्रेजेंट किया जाता है या नहीं किया जाता वो भी 1, 3, 4, 5 में डिस्कस नहीं हुआ. सो 2 इज एंटायरली डिफरेंट, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया सेक्स इज डिफरेंट, जेंडर इज डिफरेंट. सेक्स इज बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, जेंडर इज व्हाट सोसाइटी सेज इज मैस्कुलिन और फेमिनिन. सो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन 2 जहाँ पे बोल रखा है कि जेंडर को बायोलॉजिकल बेसिस पे प्रेजेंट किया जा रहा है, ऐसा तो 1, 3, 4, 5 में डिस्कस ही नहीं किया हुआ. हेंस 2 इज योर आंसर. आपका आंसर जो है वो 2 होगा. आई होप इट्स अंडरस्टूड. नेक्स्ट, अगेन देयर इज अ पैसेज. अब इस पैसेज में पीयर रिव्यू जो है उसके बारे में बात कही हुई है. सो ऑथर जो है वो पीयर रिव्यू के बारे में कह रहा है कि पीयर रिव्यू इज अ थैंकलेस जॉब. राइट, पीयर रिव्यू जो है वो एक थैंकलेस जॉब है. एंड जो रिव्यू करते हैं, जो रिव्यूअर्स हैं, दे स्टिल रिव्यू इट बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस. कुछ लोग जो हैं वो रिकग्निशन के लिए करना चाहते हैं, दे डू इट विदाउट पे बट दे वांट टू डू इट फॉर रिकग्निशन. कुछ लोग इसको अपना पर्पस मानते हैं. राइट, सो
Some do it as a way to keep abreast with developments in their field, simply to see it as duty to the discipline. Either way, academic publishing would likely crumble without them. लेकिन अगर ये लोग नहीं होंगे तो academic publishing जो है वो crumble, मतलब it will be it will not happen as effectively as it happens right now. लेकिन इन दिनों में हमें एक शिफ्ट इन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, एंड वो शिफ्ट इन ट्रेंड क्या है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो एकेडमिक रिव्यूअर्स हैं दे आर ट्राइंग टू पब्लिश देयर रिव्यूज़ ऑन प्लेटफॉर्म्स. कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे पबलॉन, ये सजेस्ट करता है कि they increasingly place value of work on peer review and asking others to grant, such as grant funders, to do the same. While that's vital in publish or perish culture of academia, there is also immense value in data underlying peer review. Sharing peer review data could help journals stamp out fraud, inefficiency and systematic bias in academic publishing. ठीक है, so वहाँ पे वो ये बोल रहा है कि पीयर डेटा जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. शेयरिंग इट कुड हेल्प रिड्यूस फ्रॉड, इनएफिशिएंसी एंड बायस इन स्कॉलरली पब्लिशिंग. सो आपने अगर एक आर्टिकल पब्लिश किया है और उसको पीयर्स ने रिव्यू किया, सो बेसिकली उसके अंदर कुछ इनकन्सिस्टेंसी होगी तो वो सामने आ जाएगी, कुछ फ्रॉड हो रहा होगा, इनएफिशिएंसी हो रही होगी, बायस हो रहा होगा, तो वो सारी चीज़ें सामने आ जाएगी. इसीलिए पीयर रिव्यू डेटा को सिग्निफिकेंट माना गया है. स्टडीज रिवील सिस्टमैटिक बायसेस सच एज अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हम लोग इस डेटा के थ्रू ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें कोई बायसेस हैं या नहीं. सच एज एक एग्जांपल दे रखा है कि डेटा के थ्रू ये रिवील हुआ था कि विमेन वर अंडर रिप्रेजेंटेड एंड रिसर्चर्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज वर अंडर रिप्रेजेंटेड. ज़्यादातर वहाँ पे वो वेस्टर्नर्स थे. ठीक है, एंड फिर ऑथर यहाँ तक तो उसने एक बात बोली दैट पीयर रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस. अब वो बात कर रहा है कि पीयर रिव्यू जो है वो ओपन होना चाहिए ताकि उससे फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस जो हैं लाइक कुछ ऑथर्स अपना ही वर्क दूसरे नाम से अप्लाई करते हैं रिव्यू करने के लिए, एंड अपने ही वर्क को वो रिव्यू कर लेते हैं. ठीक है, फेक आइडेंटिटीज दे के. सो ओपन रिव्यू ऑथर एडवोकेट कर रहा है ओपन रिव्यू के लिए, ओपन पीयर रिव्यू के लिए. एंड फिर वो बोल रहा है कि ओपन पीयर रिव्यू में कुछ कंसर्न्स भी हैं. जैसे हो सकता है कि कुछ लोग जो जब पीयर रिव्यू सीक्रेट होता है जहाँ पे आइडेंटिटीज रिवील नहीं होती है तो वो प्रॉपरली क्रिटिसाइज भी करते हैं अगर कुछ गलती हो रही है. तो अगर ओपन पीयर रिव्यू होगा तो वहाँ पे जो रिव्यूअर्स हैं दे वुड हेजिटेट टू क्रिटिसाइज, क्योंकि ये ओपन पीयर रिव्यू सिस्टम है. तो या फिर कभी कभार अपने वर्क को सबमिट करने के लिए डिले कर सकते हैं ताकि वो प्रॉपरली उसको प्रेजेंट कर सके. तो बेसिकली ये जो पीयर रिव्यूअर्स हैं ये क्रिटिसाइज ओपनली नहीं कर पाएंगे. तो ये कुछ कंसर्न्स भी बताए हैं ओपन पीयर रिव्यू सिस्टम के. एंड वो बोल रहा है कि इवन लिमिटेड डेटा शेयरिंग कुड बी वैल्यूएबल. कभी कभार हो सकता है कि हम लोग कुछ डेटा को रिवील ना करें, जैसे रिव्यूअर्स के नाम जो हैं वो रिवील ना किए जाए, लेकिन फिर भी जो पीयर रिव्यू सिस्टम है उसको ओपन रखा जाए, हाइडिंग सम डेटा, ताकि कंफर्टेबली जो रिव्यूअर्स हैं उस वर्क को रिव्यू कर पाए. एंड लास्ट में ऑथर यही बोल रहा है लेकिन ये कुछ डेटा को अनोनिमिटी में रखना है. दिस शुड नॉट कम बाय डिफॉल्ट. Confidentiality should be a norm when required, right? I mean, confidentiality should be exercised when required. It should not be a norm. ठीक है, this is what author says. So, question number 10 की बात करते हैं. बोल रहा है according to the passage, which of the following is the only reason not given in the favor of making peer review data? सो जब मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था एक बार के लिए मैं भी खुद कंफ्यूज हो गया था ये किस तरीके का क्वेश्चन है, बिकॉज दिस इज समथिंग जो मैंने बहुत फ्रीक्वेंटली होते हुए नहीं देखा. सो वो बोल रहा है कि कौन सा, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इस क्वेश्चन से हमको एक्सप्लेन करूँ तो वो यही बोल रहा है कि कौन सी बात पैसेज में नहीं कही हुई. राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली रीजन नॉट गिवन इन फेवर ऑफ मेकिंग पीयर रिव्यू डेटा पब्लिक. It can tackle the problem of selecting appropriately qualified reviewers for academic writing.
क्वालिफाइड रिव्यूअर्स को हम लोगों को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए पूरे पैसेज में डिस्कस ही नहीं हुआ, ठीक है। दैट इज वाई ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन बी देखो पैसेज में कह रखा है इट कुड एड्रेस वेरियस इनएफिशिएंसीज एंड फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस दैट कंटिन्यू विद एकेडमिक पब्लिशिंग प्रोसेस। सो बेसिकली ये बोल रहा है कि ओपन रिव्यू सिस्टम अगर रखेंगे, पब्लिक पीयर रिव्यू डेटा को अगर हम लोग पब्लिक करेंगे तो उससे इनएफिशिएंसीज जो हैं वो सामने आ जाएंगी। ये तो पैसेज में कह ही रखा था, मैंने आपको बताया था। इट विल डील विद पीयर रिव्यू फ्रॉड सच एज ऑथर्स पब्लिशिंग बोगस रिव्यू ऑफ देयर वर्क। अगेन जहां पे ऑप्शन बी दे रखा है पैसेज में, उसी के पास में ऑप्शन सी दे रखा है। एंड डी इट वुड highlight the gender and race biases currently existing in selection of reviewers। तो एग्जाम्पल में बताया गया था कि वेस्टर्नर्स बहुत ज़्यादा थे, डेवलपिंग कंट्रीज से रिव्यूअर्स नहीं थे, विमेन का रिप्रेजेंटेशन कम था। सो बेसिकली सी डी ए सी बॉय चार्ली डेल्टा तीनों आपको पैसेज में दे रखे हैं, इसलिए आपके आंसर्स नहीं होंगे। एंड ए पूरे पैसेज में डिस्कस नहीं किया हुआ, आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, according to the passage, some are opposed to making peer reviews public for all of the following reasons except that। क्या peer review को public करने का reason नहीं है? Makes reviewers reluctant to review manuscripts, especially if these are critical। passage में दे रखा है, आपका आंसर नहीं होगा। Leaves the reviewers unexposed to unwarranted and unjustified criticism। Leaves reviewers unexposed, no, leaves reviewers exposed to unwarranted and unjustified criticism or comments from others। इसीलिए तो reviewers जो हैं वो डरते हैं कि उनका नाम पब्लिक में आ जाएगा और वो फिर रिव्यू वर्क को बहुत केयरफुली करते हैं एंड क्रिटिसाइज नहीं करते। सो अनएक्सपोज की वजह से ये एक्सेप्ट का आंसर बनेगा। सी आपको पैसेज में दे रखा है delays the manuscript evaluation process as reviewers would take longer to write their reviews। so ये आपका आंसर नहीं होगा because it is given in the passage and deters reviewers from producing honest if critical reviews that are vital to the sound publishing process। ये भी आपको पैसेज में दे रखा है, आपका आंसर नहीं होगा। I hope it's understood। and question number 12, all of the following are listed as reasons why academics chose to review other scholars work except। ये सारे के सारे reasons जो हैं listed हैं why academics chose to review other scholars work except। so some use this as an opportunity। first two paragraphs में ये clearly mention है। some use this as an opportunity to publicize their own review। so ये बिल्कुल आपको दे रखा है। it is seen as an opportunity to expand their influence in academic community। देखिए ये पैसेज में कह नहीं रखा that reviewers want to influence their expand their influence in academic community। so option B आप ऑप्शन ए आपको दे रखा है इसलिए आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये एक्सेप्ट पूछा है। ऑप्शन बी आपको नहीं दे रखा है इसलिए ये आपका आंसर होगा। सी बोल रहा है इट हेल्प्स देम कीप करंट विथ cutting edge ideas in their academic disciplines। so it helps them keep abreast with developments in their fields। ये दे रखा है तो आपका आंसर नहीं होगा। and D it is seen as a form of service to academic community क्योंकि कुछ लोग इसको अपना ड्यूटी मानते हैं। so ये भी आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये दे रखा है। right। question number 13, based on the passage we can infer that the author would most probably support। author किसको support करेगा? greater transparency across peer review process। ये बड़ा simple है क्योंकि towards the end वो author यही बोल रहा है कि open peer review system होना चाहिए जहाँ पे peer review data को हमें public करना चाहिए। कहीं कहीं पे जहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायर्ड है वहाँ पे हम लोग कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे बट वो नॉर्म नहीं होगा। वो अगर नेसेसिटी है तो करेंगे लेकिन वो नॉर्म नहीं होना चाहिए। सो ऑथर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी बोल रहा है पब्लिसाइजिंग पीयर रिव्यू डेटा रादर देन द पब्लिकेशन ऑफ एक्चुअल रिव्यूज। एक्चुअल रिव्यूज से ज़्यादा वो प्रेफर पब्लिक पीयर रिव्यू डेटा को पब्लिसाइज करने में रहेगा। देखिए सो बेसिकली एक्चुअल रिव्यूज एंड पीयर रिव्यू डेटा के बीच में कंपैरिजन जो है पैसेज में दे नहीं रखा, बात नहीं कर रखी है। सो ऑथर इसको सपोर्ट कैसे कर सकता है? मोर केयरफुल स्क्रीनिंग
to ensure recruitment of content familiar peer reviewers कि भाई appropriate peer reviewers कौन होते हैं इसके बारे में बात नहीं कर रखी है. So again author इसको भी support नहीं करेगा. B is incorrect. And preserving anonymity of reviewers, this goes against author's argument क्योंकि author peer review data को public करने के support में है. So option D यहाँ पे गलत हो गया. I hope आपको ये समझ में आया. So next question number 14. So question number 14 is about para completion. तो हम लोग एक बार पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं. सेंटेंस बोल रहा है साइंस हैज ऑफिशियली क्राउंड अस सुपीरियर टू आवर अर्ली राइजिंग ब्रेथरन. ठीक है. So paragraph says my fellow night owls grab a strong cup of coffee and gather around. I have great news. For a long time our kind has been unfairly malined. कि हम जैसे लोगों को malign किया जाता था, stereotyped as lazy and undisciplined, told we ought to be morning larks, advised to go to bed early so that we can wake before 5 a.m. and run a marathon before breakfast like all high flyers seem to do. So there's a person announcing to his kind of people that finally something interesting has come up for them, and those who were considered early risers, so उनके साथ कुछ comparison हो रहा है. If I read the sentence, आगे वो बोल रहा है now however we are having the last laugh. So now we are having the last laugh to be victorious, and victorious क्यों, तो उसी का ही reason आपको दे रखा है. We are having last laugh. Why? Science has officially crowned us superior to our early rising brethren. So पहले उसने टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया एंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन से टॉपिक को बिल्डअप करना स्टार्ट किया कि हमें काफ़ी टाइम तक मैलन किया गया, लेजी कहा गया, एंड हमें कहा गया कि जैसे हमारे अर्ली राइजिंग ब्रेथरन करते हैं हमें भी वैसे ही 5 o'clock पे उठ के एंड मैराथन रन करना चाहिए. फिर ऑथर ने बोला नाउ वी आर हैविंग द लास्ट लाफ. Now we are victorious. Why? Science has officially crowned us superior to our early rising brethren. It may be tad more complicated than that. एक study published हुई थी in which you may have already seen while scrolling at 1 a.m. Suggests that staying up late could be good for brain power. Is this study a thinly veiled PR exercise conducted by caffeine pill company? Nope, it's legit. So again, यहाँ पे स्टडी के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पर भी स्टडी के बारे में बात कर रहा है. सो बेसिकली बीच में कुछ भी मिसिंग नहीं है. ठीक है. यहाँ पे आई हैव ग्रेट न्यूज़ के बाद ये पर्टिकुलर जो सेंटेंस है वो नहीं आ सकता क्योंकि आई हैव ग्रेट न्यूज़. साइंस हैज ऑफिशियली क्राउंड अस सुपीरियर टू आवर अर्ली राइजिंग ब्रेथरन. बट आप पहले जब तक बताते नहीं हो कि प्रॉब्लम क्या है तब तक आप ये न्यूज़ जो है वो शेयर नहीं कर सकते. सो दैट इज़ द रीज़न 1 के बाद 1 पे ये पर्टिकुलर सेंटेंस जो है पुट नहीं किया जा सकता बिकॉज टॉपिक को तो इंट्रोड्यूस करो. साइंस हैज ऑफिशियली क्राउंड अस सुपीरियर टू आवर अर्ली राइजिंग ब्रेथरन. ऐसा क्यों हो रहा है तो आप पहले वो कॉन्फ्लिक्ट समझाओगे एंड उसके बाद साइंस हैज ऑफिशियली क्राउंड अस सुपीरियर टू आवर अर्ली राइजिंग ब्रेथरन, इसीलिए वो 2 पे आएगा. I hope it's understood. इसके बाद next is again about para completion. So yet each day flock produced eggs with calcareous shells, though they apparently had not ingested any calcium from land which was entirely lacking in limestone. So यहाँ पे आप अगर देखें तो बोल रहा है in this century, a young Breton schoolboy who preparing himself for a scientific career began to notice a strange fact about hens in his father's poultry yard. जो अपना साइंटिफिक करियर बिगिन करने वाला था उसने हेंस के बारे में कुछ स्ट्रेंज चीज़ अपने फादर के पोल्ट्री यार्ड में देखी. एज दे स्क्रैच्ड, सो यहाँ पे आइडियली कुछ भी नहीं आना चाहिए क्योंकि उसने क्या देखा वो चीज़ यहाँ पे बता रहा है. तो इसको येट से तो बिगिन नहीं कर सकते, इसलिए 1 कैन नॉट बी द प्लेस जहाँ पे हम ये सेंटेंस पुट कर सकते हैं. एज दे स्क्रैच्ड द सॉइल दे कॉन्स्टेंटली सीम टू बी पेकिंग एट स्पेक्स ऑफ माइका, अ सिलिशियस मटीरियल डॉटिंग द ग्राउंड. ठीक है.
No one could explain to Louis Carvan why chicken selected the mica. So उसने ही देखा कि hens जो थे they seem to be pecking at specks of mica. एंड कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता था कि चिकन्स जो थी वो माइका को क्यों सेलेक्ट कर रही थी और वाई ईच टाइम अ बर्ड वॉज किल्ड फॉर family cooking pot, no trace of mica could be found in its gizzard. So, yet each day flock produced eggs with calcareous shells, though they apparently had not ingested any calcium from the land. So, mica जब hens को birds को मारा गया for family cooking pot, तो उसमें से कैल्शियम का कोई ट्रेस नहीं मिलता था एंड बर्ड ने कभी कैल्शियम खाया आई मीन उसमें माइका का कोई ट्रेस नहीं मिलता था एंड बर्ड ने कभी कैल्शियम खाया नहीं था फिर भी कैल्सरस शेल्स मिलते थे फॉर एग्स तो बेसिकली yet each day flock produce eggs with calcareous shells though they apparently had not ingested any calcium from land which was entirely lacking in limestone. It took Carvan many years to establish that chickens were transmuting one element into another. So ये वाला जो statement है वो यहाँ पे आना चाहिए कि बावजूद इसके hens जो थी they were producing eggs with calcareous shells and it took Carvan many years to establish chickens were transmuting. So the correct answer is blank number 3 यानी कि option A. I hope it's understood. फिर next ये पैसेज देखते हैं हम लोग. दिस पैसेज इज अबाउट स्पाइस ट्रेड एंड कैसे उसकी वजह से कॉलोनियल एक्सपेंशन हुआ. सो बेसिकली इसकी की आइडियाज मैं आपको बता देता हूँ. ऑथर बोल रहा है स्पाइसेस वर अ ग्लोबल कम्युनिटी लॉन्ग बिफोर यूरोपियन एक्सप्लोरेशन एंड उस टाइम पे स्पाइसेस जो थे वो ट्रेड किए जाते थे थ्रू कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स एंड डायरेक्ट नॉलेज नहीं हुआ करती थी सप्लायर्स को बायर्स के बारे में या बायर्स को सप्लायर्स के बारे में. ठीक है. आगे वो बोला कि यूरोपियन डिमांड फॉर स्पाइसेस वाज सिग्निफिकेंट. यूरोपियंस की जो डिमांड थी स्पाइसेस की वो सिग्निफिकेंट थी इवन इफ लेस अंडरस्टूड देन सप्लाई. सो बहुत सारे लोगों को तो केवल सप्लाई के बारे में पता था, डिमांड के बारे में पता ही नहीं था. बावजूद इसके देखो यहाँ पे कह रखा है हिस्टोरियंस नो अ फेयर अमाउंट अबाउट द सप्लाई ऑफ स्पाइसेस इन यूरोप ड्यूरिंग medieval period. Methods of transportation, the prices, but less about demand. And still the demand was great enough to inspire voyages of Christopher Columbus and Vasco da Gama launching the first fateful wave of European colonialism. बावजूद इसके जो voyages थे क्रिस्टोफर कोलंबस के एंड वास्को डा गामा के वो बिगिन हुए एंड वहीं से ही colonialism की शुरुआत भी हुई. So why were spices so highly priced? उसका एक रीज़न है कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मीट जो स्पॉइल्ड मीट है उसके टेस्ट को हाइड करने के लिए स्पाइसेस से उनको मैरिनेट किया जाता था. बट रियलिटी ये है कि यूरोपियंस तो हमेशा से फ्रेश मीट ही कंज्यूम करते थे. इट्स जस्ट दैट मीट उस टाइम पे रेफ्रिजरेशन नहीं था. सो मीट वॉज मैरिनेटेड विद स्पाइसेस टू बी स्टोर्ड फॉर उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए स्पाइसेस को यूज़ किया जाता था. देन स्पाइसेस का मेडिसिनल यूज़ भी था एंड उनको फ्लेवर एनहांस करने के लिए फूड में यूज़ किया जाता था. सो ऑल दीज वर रीजंस. एंड आगे वो बोला कि medieval Europeans had vague and exotic ideas about the East and कुछ लोग जो थे वो ये मानते थे कि ये जो स्पाइस लैंड है इट्स नियर ईडन. सो बेसिकली कोई रिलीजियस लैंड की तरह इनको देखते थे एंड क्योंकि स्पाइसेस की स्कैरसिटी थी तो प्राइसेस हाई थे. तो कुछ लोगों के मिथ्स ये भी थे दैट आई मीन देयर वर अ लॉट ऑफ मिथ्स रिवॉल्विंग अराउंड स्पाइसेस. एक उसका एग्जांपल था दैट ब्लैक पेपर ट्री वाज गार्डेड बाय सर्पेंट्स एंड फिर ट्री को जलाया जाता है एंड उसी से ही स्पाइसेस की जो परसीव्ड वैल्यू थी वो ज़्यादा थी. ऑल्दो इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी गोल्ड सिल्वर या फिर टबैको न्यू आइटम्स लाइक टबैको की थी. बट फिर भी स्पाइसेस की वैल्यू इतनी थी कि कॉलोनियलिज्म उसकी वजह से हुआ एंड मेजर जियोपॉलिटिकल डिसीजंस भी स्पाइसेस के बेसिस पे लिए गए. जैसे ब्रिटिशर्स ने न्यू एम्स्टरडैम को ट्रेड ऑफ किया फॉर नटबैग प्रोड्यूसिंग आइलैंड. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द पैसेज सेज. अब इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16. वो बोल रहा है इफ अ ट्रेडर brought white peppercorns from India to medieval Europe, all of the following are unlikely to happen except
इनमें से कुछ भी नहीं होगा, क्या होगा? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज डेल्टा. यूरोपियंस वुड डाउट द स्टोरी ऑफ पेपर हार्वेस्टिंग, क्योंकि पेपर हार्वेस्टिंग की स्टोरी उन लोगों ने खुद ने सुनी हुई थी कि पेपर ट्रीज वर गार्डेड बाय सर्पेंट्स, तो फिर अब वो उनके ऊपर बिलीव नहीं करेंगे. सो डेल्टा इज योर आंसर. ठीक है. हो सकता है आप लोगों ने मारा ये वाला ऑप्शन मारा हो, द प्राइस ऑफ स्पाइसेस वुड डिक्रीज, प्राइस ऑफ स्पाइसेस वुड डिक्रीज, एंड कुछ लोगों के दिमाग में शायद ये कंफ्यूजन हो सकता है कि अब यूरोपियंस डायरेक्टली सोर्स कर रहे हैं एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स जो पहले थे जहाँ से ट्रेड होता था अब वो नहीं है, तो मिडलमैन गायब हो गया एंड स्पाइसेस के प्राइसेस कम हो जाएंगे. बट ऐसे नहीं सोचना, ये केवल स्पेकुलेशन है. एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि यूरोपियंस जो हैं वो अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ा के एंड प्राइसेस उतने में ही सेल करें. सो क्योंकि डिमांड तो एनीवे ज़्यादा थी, सो इसके होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है. बी एंड सी एनीवे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है. क्वेश्चन नंबर 17. इन द पैसेज in the context of the passage, which one of the following conclusions cannot be reached? India was colonized for its spices and gold. देखिए, spices ने colonization को जन्म दिया, but India was colonized for its spices and gold. ऐसा passage में claim नहीं कर रखा, ये हम लोग conclude नहीं कर सकते. Colonialism was motivated by demand for spices, ये बात बिल्कुल सही है. Spice trade was driver of colonial expansion, ये भी सही है. Tobacco was more marketable, लास्ट में कह रखा है कि spices की वैल्यू उतनी नहीं थी जितने न्यू प्रोडक्ट्स लाइक tobacco की थी, यानी कि tobacco was more marketable, ये कंक्लूड कर सकते हैं. So the correct answer for this one is A. It can be inferred that all of the following contributed to decline in allure of spices except, जिन चीज़ों की वजह से स्पाइसेस की डिमांड बढ़ी, अगर वही चीज़ें गायब होती जाएंगी तो स्पाइसेस की डिमांड घट जाएगी. तो देखो यहाँ पे हमको चेंजेस इन यूरोपियन कुजीन, क्योंकि पहले हम लोग कुछ स्पाइसेस यूज़ करते थे, अब यूरोपियन कुजीन अगर चेंज हो जाएगा तो स्पाइसेस की डिमांड भी कम हो जाएगी. द डेवलपमेंट ऑफ रेफ्रिजरेशन टेक्निक्स, तो रेफ्रिजरेट करने शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए मैरिनेट किया जाता था स्पाइसेस से, पैसेज में कह रखा है. एंड चेंजेस इन सिस्टम ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, सो इससे भी स्पाइसेस की डिमांड घटेगी. इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पाइसेस, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगाना कि अगर अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो प्राइसेस घट जाएंगे. ठीक है. सो दिस इज लाइक हम लोग हमारा कॉमन सेंसिकल नॉलेज यूज़ कर रहे हैं. तो जिन जिन चीज़ों की वजह से स्पाइसेस की डिमांड थी, अगर वही सारी चीज़ें चेंज हो गई तो स्पाइसेस की डिमांड घट जाएंगी. राइट. तो जो जो चीज़ें पैसेज में बी सी डी तीनों आपको पैसेज में दे रखे हैं, इसीलिए इनकी वजह से डिमांड जो है घटेगी. ए जो है वो आपको पैसेज में नहीं दे रखा, सो वी कैन ओनली स्पेकुलेट. बट अगेन हमें इन्फर करना था, इन्फरेंस इज नॉट स्पेकुलेशन, सो ए शुड बी योर आंसर. Question number 19, वो बोल रहा है in the context of the passage, the people who heard the story of pepper trees being guarded by snakes would be least likely to arrive at the conclusion that this is why pepper is so hot. So hotness of pepper has got no relation to do with scarcity of pepper or pepper trees being guarded by serpent. ठीक है. But since trees are being guarded by serpents, people could conclude that that is why pepper supply was limited. So ये आपका आंसर नहीं होगा. Pepper is costly because trees were guarded by serpents, and it is not advisable to go to India to harvest the pepper themselves. So people are likely to conclude B, C, D. They are not likely to conclude option A. That is why A is your answer, क्योंकि वो पूछ रहा है least likely to arrive at the conclusion. I hope it's understood. इसके बाद ये है समरी टाइप क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन नंबर 20, ये क्या बोल रहा है? Recent important scientific findings have emerged from crossing the boundaries of scientific fields. जो साइंटिफिक फील्ड्स की बाउंड्रीज लोग तोड़ रहे हैं, इसलिए हमें इंपॉर्टेंट साइंटिफिक फाइंडिंग्स देखने को मिल रही है. एग्जाम्पल दे रखा है, फिजिसिस्ट्स आर कोलैबोरेटिंग विद बायोलॉजिस्ट्स, सोशियोलॉजिस्ट्स एंड अदर्स टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट आवर वर्ल्ड. लेकिन फिजिसिस्ट्स एंड जो दूसरे कोलैबोरेटर्स हैं उनका जो कल्चर्स हैं दे आर आउट ऑफ सिंक, एंड इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के कल्चर के साथ मिक्सअप ही नहीं हो पाते. एग्जाम्पल दे रखा है, फिजिसिस्ट्स डिस्कार्ड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन व्हाइल एक्सट्रैक्टिंग ब्रॉड पैटर्न्स. फॉर अदर साइंटिस्ट्स इंफॉर्मेशन इज नॉट रेडिली डिस्पोज्ड.
Furthermore, many non-physicists are uncomfortable with mathematical models. तो ये सारी चीज़ें किसकी क्या बता रहा है कि इन दोनों के कल्चर्स भी अलग अलग हैं, लेकिन कोलिजन ऑफ व्यूज से बावजूद इसके क्योंकि कल्चर्स जो है वो कोलाइड कर रहे हैं, बावजूद इसके the desire to work on something new and different is real, and there are clear benefits from collision of views. ठीक है, so इसका जो correct answer होगा that should be delta. Despite differences in their research styles, physicists research collaborations with scholars from other disciplines have yielded important research findings. D is your answer. ठीक है, why not C? Physicists have successfully buried their differences on research methods applied in other fields. उन्होंने अपने डिफरेंसेस को बरी कर दिया है, ऐसा बोला नहीं है. ऑथर बोल रहा है कि ठीक है कल्चर्स अलग अलग हैं बट बेनिफिट दे रहा है, लेकिन डिफरेंसेस बरी हुए हैं नहीं बोला गया. डिजायर टू डाइवर्सिफाई द रिसर्च एंड आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैज लेड टू सेवरल कोलैबोरेशंस बिटवीन फिजिसिस्ट्स एंड अदर सोशल साइंटिस्ट्स. कि उनकी जो डिज़ायर है कि अपनी रिसर्च को डाइवर्सिफाई करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर करें, उससे बहुत सारे कोलैबोरेशंस हुए हैं. बट व्हाट अबाउट द पार्ट कि इनके बीच में डिफरेंसेस हैं, तो ऑप्शन बी इनकम्प्लीट है. लार्ज डेटा सेट्स एंड मैथमेटिकल मॉडल्स इन फिजिक्स research combined with research methods of non-physicist collaborators have yielded important scientific findings. But what about the fact that इन दोनों के cultures अलग अलग हैं, so incomplete है. This talks about how countries use dime model, right? So बोल रहा है different from individuals. States जो हैं warfare operations करती हैं using dime model, including diplomacy, information, military and economics. Most states do everything they can to inflict pain and confusion on their enemies before deploying army. Army से पहले, because वो last resort होता है, उससे पहले तो बहुत सारी चीज़ें countries जो हैं अपने enemies के ऊपर पेन इन्फ्लिक्ट करने के लिए करती हैं. इनफैक्ट अटैक्स ऑन वेक्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर वेल वॉन टैक्टिक ऑफ वॉर एंड यूजुअली आर द फर्स्ट टारगेट व्हेन चार्ज बिगिंस. सो बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए जो टूल्स होते हैं सबसे पहले टारगेट से वो बनते हैं. इट्स कॉमन फॉर टेलीकॉम डेटा एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स टू बी रूटीनली मॉनिटर्ड बाय गवर्नमेंट्स, विच इज़ वाई ओपन डेटा पॉलिसीज ऑफ वेब आर सो कंसर्निंग टू मेनी एडवोकेट्स ऑफ प्राइवेसी एंड ह्यूमन राइट्स. गवर्नमेंट जो है ये जो टेलीकॉम डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जो हैं वो रूटीनली मॉनिटर करती ही रहती है, इसीलिए जो प्राइवेसी के एडवोकेट्स हैं वो उनके लिए ये बात कंसर्निंग है. विथ वर्ल्ड वाइड अडॉप्शन ऑफ सोशल मीडिया, मोर गवर्नमेंट्स आर गेटिंग इन्वॉल्व इन लो ग्रेड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर थ्रू द यूज ऑफ साइबर ट्रूप्स. साइबर ट्रूप्स उनकी आर्मी होती है जो ऑनलाइन opinion manipulate करती है. And Oxford research was able to identify 81 countries with active cyber troop operations utilizing many different strategies to spread false information, including spending millions on online advertising. ठीक है, so इसका जो correct answer है 21 का, it should be delta. As part of conducting information warfare as per DIME model, many governments routinely monitor telecom data and communications network and use cyber troops on social media to manipulate public opinion. So delta is your answer. सारे aspects को cover कर रहा है. Following the DIME model, many governments have taken advantage of open data policies. Government open data policies की government जो है वो open data policies जो है उसका एडवांटेज लेके साइबर ट्रूप्स डिप्लॉय कर रही है. रॉन्ग कॉजेशन एंड इम्पैक्ट है, एक चीज़ को यूज़ करके दूसरी चीज़ को इफेक्ट बताया गया है. सो रॉन्ग कॉजेशन इम्पैक्ट ये गलत है. यूजिंग डाइम मॉडल टुगेदर विथ मिलिट्री ऑपरेशंस, मेनी गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली कंडक्ट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर विथ हेल्प ऑफ साइबर ट्रूप्स. बट एक चीज़ आप इसमें देखेगा, यहाँ पे मिलिट्री को डाइम मॉडल की तरह यूज़ किया जा रहा है, ऐसा पैसेज में नहीं बोला. पैसेज में ये बोला है कि मिलिट्री से पहले कंट्री या स्टेट जो है वो एंड मोर ओवर डाइम मॉडल में ही मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं. सो मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं वो डाइम मॉडल से अलग नहीं है, बिकॉज इट इज़ डिप्लोमेसी, इंफॉर्मेशन, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक्स. सो पैसेज में ये कह रखा है कि मिलिट्री से पहले जितने मेथड्स हैं कंट्रीज वो अडॉप्ट करती हैं, पेन इन्फ्लिक्ट करती हैं, एंड लास्ट रिजॉर्ट होता है मिलिट्री. ये बोल रहा है यूजिंग डाइम मॉडल टुगेदर विद मिलिट्री ऑपरेशंस मेनी गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली कंडक्ट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर. सो पैसेज में 4-5 पार्ट्स थे, उन पार्ट्स को
इनकरेक्टली लिंक करके एंड ये आइडिया प्रेजेंट कर दिया गया है एंड दैट इज व्हाई इट इज इनकरेक्ट. Governments primarily use DIME model to deploy cyber troops. ऐसा नहीं बोला कि साइबर ट्रूप्स को डिप्लॉय करने के लिए डाइम मॉडल यूज किया जाता है. हु प्रैक्टिस लो ग्रेड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर सीकिंग टू मैनिपुलेट पब्लिक ओपिनियन विद ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फ्लिक्टिंग पेन एंड कंफ्यूजन ऑन देयर एनिमीज. सो दैट इज द रीजन ए इज इनकरेक्ट. ठीक है. 22. The passage given below is followed by 4 alternate summaries. So, John Cleese told Fox News Digital that comedians do not have the freedom to be funny in 2022. There's always been limitations of what they are allowed to say, and I think it's particularly worrying at the moment because you can only create an atmosphere of freedom where you're not being checked. So, John Cleese बोल रहा है कि उनके पास freedom नहीं है to create funny content क्योंकि funny content create तभी होता है जब आप freedom में रहते हो and you're not being checked for everything that you say. What you have been able to do is to build without knowing where you're going because you have never been there before. What you have been able to do is to build without knowing where you're going because you have never been there before. That's what creativity is. Creativity क्या है? ऐसे राह पे जाना जहाँ पे आप पहले कभी नहीं गए हो एंड आप बस बिल्डअप करते जा रहे हो. ठीक है. यू हैव टू बी अलाउड टू बिल्ड क्योंकि वहाँ पे क्रिएट करने देना चाहिए. एंड अ लॉट ऑफ कॉमेडियंस नाउ आर सिटिंग देयर एंड व्हेन थिंक ऑफ समथिंग they say something like, can I get away with it? I don't think so. And so got into trouble and he said that. Oh, she said that. You see what I mean? So basically that's the death of creativity. यहीं से ही क्रिएटिविटी की डेथ होती है. सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22 इज फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी आर एसेंशियल फॉर कॉमेडी. फियर अबाउट ऑफेंडिंग पीपल हिंडर्स ओरिजिनलिटी. सो ये फियर ऑफ ऑफेंडिंग पीपल ये कहाँ से आया आप यहाँ पे देखिए. उसने बोला लॉट ऑफ कॉमेडियंस आर नाउ सिटिंग देयर on the unknown road and when they think of something they say something like, can I get away with it? I don't think so. So and so got into trouble and he said that. Oh, she said that. You see what I mean? So basically लोग एक दूसरे को बताते जाते हैं that so and so got into trouble and he said that. Oh, she said that. You see what I mean? So basically लोग offend हो जाते हैं then they get into trouble. फिर वो लोग दूसरों को बताते हैं. So इससे जो ओरिजिनलिटी एंड जो क्रिएटिविटी है वो क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम नहीं है हेंस क्रिएटिविटी इज गेटिंग इम्पैक्टेड. ए बोल रहा है कॉमेडियंस मस्ट नॉट चेक व्हाट दे थिंक एंड से, दे मस्ट गो वेयर नो वन हैज गॉन बिफोर. ये तो आप रिकमेंडेशन देने लग गए बट पैसेज में ऐसा नहीं बोला कि कॉमेडियंस को क्या करना चाहिए. पैसेज में ये बता रखा है कि कॉमेडियंस क्यों परेशान हो रहे हैं लैक ऑफ फ्रीडम की वजह से. Creativity and critical thinking. Now, critical thinking is like out of scope. बात ही नहीं हुई है. Comedians are being prevented from saying what they want, and that is death of this art form. So basically, comedians are being prevented from saying what they want. So बहुत ज़्यादा generalized है. Comedians जो हैं उनको creativity के लिए रोका जा रहा है ना कि from saying what they want to say. So this is like too generalized. इसलिए गलत है. The correct answer is B. So question number 23 is about para completion. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? The first phase of so sentence is Europeans did not invent globalization. The first phase of globalization occurred long before the introduction of steam or electric power. And ये हुआ था when Chinese consumers started consuming quantities of spices, fragrant woods and unusual plants. And Southeast Asia में जो लोग थे उन्होंने अपने conventional livelihoods को छोड़ के एंड चाइनीज कंज्यूमर्स को सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था. दीज एक्सचेंजेस सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था. दीज एक्सचेंजेस बोल रहा है तो यहाँ पे तो ये वाला सेंटेंस नहीं आना चाहिए. ठीक है. दीज एक्सचेंजेस ऑफ ईयर 1000 ओपन सम ट्रेड राउट्स थ्रू विच गुड्स एंड पीपल्स कंटिन्यू टू ट्रैवल आफ्टर कोलंबस ट्रैवर्स द मिड अटलांटिक. ठीक है. द यूरोपियंस डिड नॉट इन्वेंट ग्लोबलाइजेशन येट द वर्ल्ड of 1000 differed from 1492 in important ways. Travelers who encountered one another in the year 1000 were much closer technologically. So यहाँ पे ये वाला sentence आएगा. So आप अगर देखें the correct answer is boy.
they changed and augmented what was already there. देखो, so what was already there since 1000, यानी कि ग्लोबलाइजेशन तो ऑलरेडी हो चुका था एंड बस उन्होंने उसको चेंज किया जो ऑलरेडी ईयर 1000 से एग्जिस्ट करता था. तो यानी कि ये वाला सेंटेंस जो है वो डेफिनेटली स्पॉट 2 पे आएगा, स्पॉट 1 पे नहीं आएगा. उसका मैंने आपको रीजन बता दिया. सो बी इज योर आंसर, यानी कि 2. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. 24 इज अबाउट अ पैराजम्बल. सो आप अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 24 में मैं आपको बता देता हूं वो क्या बोल रहा है. बेसिकली क्वेश्चन आई मीन जो स्टेटमेंट 1 है, यूके इज वर्ल्ड लीडर इन डेवलपिंग कल्टिवेटेड व्हीट. सो ये एक माइलस्टोन बता रहा है. वहां पे द यूके इज वर्ल्ड लीडर इन डेवलपिंग कल्टिवेटेड व्हीट एंड अप्रूवल ऑफ कल्टिवेटेड पेट फूड इज एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन. ठीक है, आप अगर देखें तो वो बोल रहा है कि कल्टिवेटेड मीट में यूके जो है वो वर्ल्ड लीडर है एंड कल्टिवेटेड पेट फूड जो है वो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है. फिर आएगा 5. इट अंडरस्कोर्स द पोटेंशियल फॉर न्यू इनोवेशन टू हेल्प रिड्यूस नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ इंटेंसिव एनिमल एग्रीकल्चर. ठीक है, कि इससे एक न्यू इनोवेशन का पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है जो इंटेंसिव एनिमल फार्मिंग का जो नेगेटिव इफेक्ट्स है उसको कम करता है. इसके बाद आएगा the first UK applications for cultivated meat produced for human remain under assessment. So यहाँ से ये टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा है, टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा है. फिर यहीं पे ही वो बोल रहा है कि अब कल्टिवेटेड मीट फॉर ह्यूमन जो है वो अभी फूड स्टैंडर्ड एजेंसी उसको कंसिडर कर रही है. एंड अगर हम लोग we are able to realize the full potential benefits of cultivated meat, the government must invest in research and infrastructure. सो कल्टिवेटेड मीट के ऊपर आपको ये आर्ग्यूमेंट जो है वो दे रखा है. 4th बोल रहा है द प्रीवियस यूके गवर्नमेंट हैड बीन लुकिंग एट फास्ट ट्रैकिंग अप्रूवल ऑफ कल्टिवेटेड मीट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. अब ये प्रीवियस यूके गवर्नमेंट की बात आ गई, जबकि 1, 2, 3 एंड 5 में गवर्नमेंट की बात आपको केवल ऑप्शन 2 में देखने को मिली थी. एंड उसमें बस इतना सा कहा गया था कि अगर ऐसा करना है तो गवर्नमेंट को हेल्प करनी होगी रिसर्च एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में, राइट. बट प्रेजेंट एंड प्रीवियस यूके गवर्नमेंट की तो कुछ बात ही नहीं हुई है. प्रीवियस यूके गवर्नमेंट की मैं बात कब करूंगा, जब प्रेजेंट यूके गवर्नमेंट की ऐसी कोई बात हुई हो, लेकिन वो तो हुई नहीं है. हेंस द करेक्ट आंसर इज 4th. आई होप आपको ये समझ में आया. एंड नेक्स्ट वीक मैं आपसे वापस मिलूंगा फॉर स्लॉट 3 एनालिसिस. मेरी तरफ से आज इतना ही. यू ऑल हैव अ वंडरफुल डे अहेड.